Hello everyone, I'm Saloni Dhiman and today I'm going to teach you financial statement analysis. सबसे पहले हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग पढ़ेंगे। जैसे कि हमें पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो तरह की होती हैं, दैट इज इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट। आई हैव आल्सो रिटन इट हियर, इनकम स्टेटमेंट व्हिच इज आल्सो कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट इट इज कॉल्ड पोजीशन स्टेटमेंट। सो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का क्या मतलब है? Interpreting these two statements, understanding these two statements and taking out the results. तो financial statement analysis हम ये करते हैं by making comparative and common size statements. अब हमारे इस चैप्टर में हमें टोटल 4 चीज़ें सीखनी हैं एंड 2 फॉर्मेट सीखनी हैं. सो आई एम रिपीटिंग इट. इस चैप्टर में हमें टोटल 4 चीज़ें सीखनी हैं. Comparative profit and loss, common size profit and loss, comparative balance sheet and common size balance sheet. And we have to learn 2 formats. एक हम इनकम स्टेट का फॉर्मेट पढ़ेंगे, एक हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ेंगे. तो इस वीडियो को आई एम ब्रेकिंग इट इनटू 2 पार्ट. ये वीडियो में मैं आपको इनकम स्टेटमेंट सिखाऊंगी, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट. वन थिंग मोर, जो हमारी कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट है एंड जो हमारी कंपैरेटिव बैलेंस शीट है, इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, बिकॉज हम एक ईयर का डेटा कंपेयर करते हैं विद द प्रीवियस ईयर. सो ऐसे कंपैरिजन होता है इसको, इसलिए हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बोलते हैं. वेयर एज common size profit and loss and common size balance sheet is known as vertical analysis, because यहाँ पे जो हमने एनालिसिस करना है वो इस तरीके से करते हैं और यहाँ पे जो एनालिसिस होता है वो इस हॉरिजॉन्टल वे में होता है. जब मैं आपको ये चीज़ बताऊंगी डिटेल में तब आपको पता चल जाएगा. नाउ वी आर गोइंग टू डू इनकम स्टेटमेंट विच इज ऑल्सो नोन एज फॉर्मेट. मैंने बोर्ड पे लिख लिया है, तो सबसे पहला काम है हमारा इस फॉर्मेट को समझना. तो पहले हमारे पास आता है, जैसे हम +1 में करते थे, हमारी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था वो इस तरह का होता था एंड टी शेप्ड होता था. यहाँ पे हम सारी इनकम्स रिकॉर्ड करते थे, यहाँ पे हम सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते थे. जो भी हमारा आंसर आता था वो हमारा नेट प्रॉफिट होता था या हमारे पास नेट लॉस होता था. ये हमारा टी शेप्ड अकाउंट है. ऐसा अकाउंट हम अभी यहाँ पे नहीं बनाते हैं. हम यहाँ पे बनाएंगे वर्टिकल अकाउंट, जिसमें हम सबसे पहले यहाँ पे इनकम्स रिकॉर्ड करेंगे और यहाँ पे हम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे. इनकम हमारी यहाँ तो सेल्स होगी, मतलब अगर हम कोई गुड्स सेल करेंगे उससे हमें जो पैसा आएगा दैट इज आवर मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, वो हम लिख देंगे. एंड फिर हमारे पास अदर इनकम, इट इंक्लूड्स रेंट रिसीव्ड, सैलरी रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड. कोई भी एक्सपेंस जो हमें, जो कोई भी इनकम हमें रिसीव हुई है एक्सेप्ट सेल्स, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं. फिर हम यहाँ पे लिख के इन दोनों का हम कर देते हैं प्लस, टोटल कर देना है इसको. एक चीज का आपने बहुत ध्यान रखना है कि जब आपको क्वेश्चन दिया होगा, आपको ऐसे दिया होगा फिगर्स 220 to 19, मतलब आपको करंट ईयर का डेटा पहले दिया होगा, प्रीवियस ईयर का डेटा बाद में दिया होगा. इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन दिस इज द केस. अगर आप इसको ट्रांसफर कर रहे हो इन योर फॉर्मेट, आपको करंट ईयर का बाद में लिखना है, प्रीवियस ईयर का पहले लिखना है. एंड अगर आप ये चीज़ नहीं कर रहे हो, आपके सम गलत होने की पूरे चांसेस हैं, मीन्स वो गलत ही कंसिडर किया जाएगा. सो हमारी टोटल इनकम हो गई है, ये पैसा हमने कमाया है बिजनेस में से. अब बारी है हमारे खर्चों की. तो ये इस बहुत सारी लंबी लिस्ट है हमारे खर्चों की. पहला जो हमारा खर्चा है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड. जितना भी हमने मटेरियल कंज्यूम किया है उसका जो खर्चा है वो हमारी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है. नेक्स्ट इज परचेजेस, जो स्टॉक हमने खरीदा है ड्यूरिंग द ईयर. एंड चेंज इन्वेंट्रीज, इसका मतलब क्या है? स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, उसका डिफरेंस यहाँ पे आया है. इन्वेंट्रीज मतलब इट्स अ लार्ज टर्म, इट विल इंक्लूड रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड हियर. डी पॉइंट इज योर एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस. नाम ही इसका थोड़ा खतरनाक है बट इट्स वेरी इजी. एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस होते हैं
expenses which we have to bear just because of our employees. It includes salaries, bonus. तो यहाँ पे हम mainly salaries, wages, bonus, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे. फिर हमारे पास है फाइनेंस कॉस्ट, मतलब जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट हो और साथ ही साथ हमारा डिविडेंड है, वो हमारी फाइनेंस कॉस्ट में इंक्लूडेड है. डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. डेप्रिसिएशन एवरीवन ऑफ यू नो, फिक्स एसेट जब रिड्यूस होगा दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन. बट अमोर्टाइजेशन सबको प्रॉब्लमैटिक लगता है. यहाँ पे जब हम डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट टेंजिबल एसेट्स लाइक बिल्डिंग डेप्रिसिएशन or depreciation on plant and machinery. But when we are talking about amortization, we are referring here intangible assets like goodwill, patent, trademark. So when their value gets reduced, it's called amortization, and it is also an expense for companies. So we are recording here in expenses column. फिर आता है जो बचे खुचे expenses which are not recorded here, they will be recorded here, other expenses. सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करके यहाँ पे आपको उनका टोटल एक्सपेंस लेना होता है. दिस इज योर टोटल रेवेन्यू, टोटल इनकम, दिस इज योर टोटल एक्सपेंस. जब आप इनकम में से रेवेन्यू को माइनस करोगे, मतलब आपको थर्ड कॉलम को इस कॉलम में से माइनस करना है, यू विल गेट प्रॉफिट. हमें पता ही है इनकम में से खर्चों को निकाल दो, हमें प्रॉफिट मिल जाता है. एंड जो हमारा इनकम टैक्स है दैट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज चार्ज ऑन प्रॉफिट. तो अगर आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 50,000 का, इनकम टैक्स इज योर 50%, इस पे हमारा चार्ज होगा 25,000 एंड हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा 25,000. अब ये तो था हमारा फॉर्मेट. आई होप यू आर क्लियर विद द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब हमने इसको कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, वो हमारा नेक्स्ट पार्ट है. कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट समझाने के लिए मैंने एक न्यूमेरिकल का एग्जांपल लिया है सो दैट आपको ये समझ आ जाए. ये न्यूमेरिकल मैंने अरिहंत की बुक में से लिया है. जिन बच्चों के पास ये बुक है उनके लिए इट्स गोना बी वेरी इजी. द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, अरिहंत की बुक है. यहाँ पे उन्होंने हमें 2009 एंड 2010 का डेटा गिवन है. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फ्रॉम ऑफ 2009 इज 7 लाख, तो हम यहाँ पे 7 लाख लिख देंगे. लाइकवाइज 2010 का है इट इज 8,50,000. अभी हम ये कॉलम्स नहीं करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये साइड ही कंप्लीट करना है. फिर हमें अदर इनकम दी है दैट इज 30,000 ईच, तो हमने यहाँ पे 30,000 लिख दिया है. इन दोनों को जब हमने टोटल किया हमारे पास ये आ गया है टोटल इनकम दैट इज 7,30,000 एंड 8,80,000. रेवेन्यू साइड इज कंप्लीट. अब हमें एक्सपेंसेस लिखने हैं. हमारा फर्स्ट एक्सपेंस जो हमें उन्होंने दिया है दैट इज कॉल्ड मटेरियल कंज्यूम्ड एंड वो उन्होंने दिया है हमें 3,30,000 एंड इसका दिया उन्होंने हमें 4,20,000. नेक्स्ट एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑफिस एक्सपेंस, जो यहीं पे आ जाएगा हमारा. तो हम इसको क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को लिख रहे हैं. बट एक चीज़ उन्होंने एडजस्टमेंट में दी है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आर 50% ऑफ टोटल ऑफ दैट कैटेगरी. अब हमारे पास क्वेश्चन में दिया है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, वो हमारे पास दिए हैं 2009 एंड 2010 और साथ ही साथ यहाँ पे लिखा है मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस, दिस इज 2,40,000 एंड दिस इज 2,60,000. अब हमें ये इकट्ठे करके लिख दिए हैं. अब हम एडजस्टमेंट उन्होंने दे दिया है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आर 50% ऑफ दैट कैटेगरी. मतलब अगर हमने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस निकालने हैं इसका 50%, इस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो बच गया दैट इज ऑफिस एक्सपेंसेस. सेम वे इसका 50% इज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ऑफ ईयर 2010 एंड जो बच गया इसको माइनस करके ऑब्वियसली दैट्स 50%, वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा. तो हमने बाइफरकेट करके यहाँ पे लिखना है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस. अब यहाँ पे हमारा नहीं दिया हुआ है बट वी डोंट हैव ऑप्शन हियर, हमें अपनी मर्जी से लिखना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस. मैं इसको इरेज कर रही हूँ और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे लिख रही हूँ.
इसके बाद हमें ये दिया है क्वेश्चन में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, बाकी एक्सपेंसेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो दिया है वही लिखो। हमारे पास आई थी ये 1,20,000 एंड 1,30,000। लाइकवाइज हमारे पास ऑफिस एक्सपेंसेस जो उन्होंने बोला था 50% है उसके जो बच गए हैं, वो अदर एक्सपेंसेस को हम लिख सकते हैं, बट अगर हमें नहीं लिखना है तो ओके, यहाँ पे भी लिख सकते हो 1,20,000 एंड 1,30,000। फिर आपने क्या करना है, इन सभी को आपने टोटल कर लेना है, ओनली एक्सपेंसेस पार्ट, मतलब इन सभी का टोटल यू विल राइट हियर व्हिच इज 5,70,000 एंड 6,80,000। नाउ वी हैव टोटल इनकम, वी हैव टोटल रेवेन्यू, वी हैव टोटल एक्सपेंसेस। तो हम प्रॉफिट निकालेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग दिस कॉलम फ्रॉम दिस कॉलम। तो क्या करेंगे, 7,30,000 minus 5,70 is 1,60,000. This is your profit before tax. अभी हमने टैक्स यहाँ पे चार्ज नहीं किया है। 2010 का 8,80,000 minus 6,80,000, ये भी हो गया हमारे पास 2 लाख। हमें बुक पे दिया है इनकम टैक्स इज कैलकुलेटेड एट 50%, तो हमारा टैक्स जो है वो 50% है, इस फिगर्स पे कैलकुलेट होगा। माइनस किया, ये है हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और यहाँ पे भी हमने जब किया दिस इज अवर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो हमारी फिगर सब्स्टिट्यूट हुआ है। लास्ट स्टेप हमारा क्या है, हमने इसकी एब्सोल्यूट चेंज निकालनी है, मतलब हमने वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस कॉलम एंड दिस कॉलम, इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास आ गया 1,50,000, फिर नील आ गया, फिर उसके बाद हमारे पास आया है 1,50,000, इसमें से इसको माइनस किया 90,000, 10,000, 10,000, 1,10,000, 40,000, 20,000 एंड 20,000। लास्ट कॉलम इज परसेंटेज चेंज। अब मैं यहाँ पे इसको वर्किंग नोट्स बना लेती हूँ, दिस अपॉन दिस इंटू 100, मतलब एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर के फिगर्स इंटू 100, जो हमारे पास आया है 21.43। ये हमारा ब्लैंक रहेगा बिकॉज यहाँ पे 0 आ गया था ना, तो 0 को हम डिवाइड करेंगे, ऑब्वियसली इट इज 0। फिर यहाँ पे आ जाएगा 1,50,000 अपॉन प्रीवियस ईयर का फिगर 7,30,000 इंटू 100, हमारे पास आंसर है 20.55। सारे हमने ऐसे कर लेने हैं, 90,000 अपॉन 3,30,000 इंटू 100 27.27। मैं लिख लेती हूँ ऐसे सारे कैलकुलेट करके यहाँ पे। सम हो गया है हमारा कंप्लीट। आई होप यू आर क्लियर विद इट। बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है एंड इन डेप्थ समझाया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसी सम का मैं, ये तो हमारा कंपैरेटिव साइज, तो इसी सम का हम कॉमन साइज भी बनाएंगे, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज। एक चीज़ मैं और बता देती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर में बोला था, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, बिकॉज जो एनालिसिस हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है, वी आर सब्ट्रैक्टिंग दिस फ्रॉम दिस। तो क्या होगा, हम इस तरीके से इसका जो एनालिसिस करते हैं। 2009 में फिगर्स क्या थी, 2010 में क्या थी। अब यही सम लेके हमने कॉमन साइज करना है, देखना अब आपको डिफरेंस उसका समझ आएगा। अब हमें करना क्या है इसमें, सबसे पहले हम नेट सेल्स को 100 मान लेंगे, मतलब इसको हमने बेस लेके चलना है। अब हमारा कोई ऐसा एनालिसिस नहीं होगा, वर्टिकल एनालिसिस होगा। हमने हर केस में डिनोमिनेटर 7 लाख लिखना है। यहाँ पे मैं वर्किंग नोट बना देती हूँ। हमने हर केस पे डिनोमिनेटर लिखा है 7 लाख, तो जैसे यहाँ पे आंसर आएगा 30,000 अपॉन 7 लाख इंटू 100, वो फिगर यहाँ पे आ जाएगी। फिर 7,30,000 अपॉन टोटल सेल्स 70,000 इंटू 100, यहाँ पे फिगर आ गई
3 लाख जो कि हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है अपॉन सेल्स इंटू 100। लाइकवाइज ऐसे जाएगा हमारा ये कम एनालिसिस 1,20,000 अपॉन सेल्स इंटू 100, यहाँ पे वो आ गया 5,70,000 अपॉन सेल्स इंटू 100, यहाँ पे आ गया 1,60,000 अपॉन 7 लाख इंटू 100, 80,000 अपॉन 7 लाख इंटू 100। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, हमने हर किसी को बेस लिया है व्हाइल कैलकुलेटिंग, सेल्स ही हमने बेस लिया है, इसकी परसेंटेज हमने 100 कंसीडर कर ली है। 2009 का डेटा हो चुका है, अब हमने करना है 2010 का, हमने इसको 100 माना है। सेम तरीके से होगा 330,000 अपॉन 8,50,000 इंटू 100, ये आप यहाँ पे लिख दोगे। फिर 8,80,000 अपॉन 8,50,000 जो कि नेट सेल्स है फॉर दिस ईयर, यहाँ पे आ जाएगा। लाइकवाइज 4,20,000 अपॉन 8,50,000 इंटू 100, 1,30,000 इंटू 8,50,000 इंटू 100, सेम फिगर्स आएंगी। 6,80,000 अपॉन 8,50,000 इंटू 100, 2 lakh upon net sales into 100, 1 lakh upon net sales into 100। You see हमारा कोई भी 2009 और 2010 का एक दूसरे में कनेक्शन नहीं था। जो भी एनालिसिस किया है वो हमने वर्टिकल एनालिसिस किया है, जैसे इस तरीके से एनालिसिस किया है, हमने इस तरीके से एनालिसिस नहीं किया है। पिछले जो भी हमने किया कंपैरेटिव में इस तरीके से एनालिसिस था, वर्टिकल में हमने इस तरीके से एनालिसिस किया है। इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। इसका हमने डेटा यहाँ पे लिख दिया, इसका डेटा हमने यहाँ पे लिख दिया है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट। बहुत ही डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश की है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी बाय कमेंटिंग इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज सुन एज पॉसिबल। In my next video, I'll teach you comparative and common size balance sheet. Thank you for watching this video, and if you like this video, kindly share it with your friends. Do subscribe my channel. मिलते हैं हम next video में. Till then, bye bye.